और आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू ने प्याली में तूफान बर्पा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पर डीपी तब्दील कर दी, जिसमें मोहतरमा बीबी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो की अचानक दुबई रवानगी ने कई सवालात जन्म दिए हैं। आसिफ जरदारी ने भी दुबई का टिकट कटा लिया है, जबकि जराये के मुताबिक बाप बेटा दुबई में मुलाकात भी करेंगे। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़। जरदारी के इंटरव्यू ने अफवाहों का तूफान बर्पा कर दिया। इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो दुबई रवाना। सियासी जमातों में सियासी इख्तलाफात कोई अच्छा बाप बेटे के दरमियान हो तो ज़ेरे बहस जरूर आता है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में सियासी इख्तलाफात की पहली चिंगारी 2 माह कबल बदीन से भड़की, जब बिलावल ने घर और पार्टी के मामलात पर वजाहत दी। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो 2 माह से पुरानी तर्ज सियासत से खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत कर रहे हैं। वो हर जलसे हर दौरे में कहते हैं कि अब पुरानी सियासत को छोड़ना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा, बाबों को घर बैठना होगा। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें। बिलावल के बयानात पर आसिफ जरदारी अरसे दराज से खामोश थे, लेकिन जुमेरात को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने खामोशी तोड़ी। खामोशी भी ऐसी तोड़ी कि बिलावल को ना तजर्बाकार कह दिया। इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने पार्टी में इख्तियारात की वजाहत भी कर दी। बताया कि 4P के चेयरमैन वो खुद हैं, जबकि बिलावल 3PP के चेयरमैन हैं। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो दुबई रवाना हो गए और ट्विटर प्रोफाइल पर फोटो भी तब्दील कर दी, जिसमें शहीद बीबी इनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, जैसे बिलावल ये कहना चाह रहे हों मेरे पास माँ है। तो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आला मुराद शाह ने बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 3 दिन कबल दुबई जाने का प्लान फाइनल हुआ था। शाजिया मरी ने कहा कि वो निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अचानक नहीं कि भाई उनका प्रोग्राम पहले से था, 3 दिन से तो मुझे पता था। वो दुबई गए हैं अपनी कोई पर्सनल एंगेजमेंट के लिए, और वो पहले भी दुबई जाते रहे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। वो जल्दी वापस आएंगे। जरदारी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। ये एक इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान में जो चेकर्ड हिस्ट्री है डिक्टेटरशिप की, ये उसी का नतीजा है जब 4Ps बनी। और इसी तरीके से दूसरी साइड में हमारी 3Ps है, और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है ना, उसने इस मुल्क में सियासी पार्टीज को काम करने नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए PPP जो 3Ps है उसके पीछे जनरल मुशर्रफ पड़ चुके थे, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के लिए हमें ये ऑप्शन था कि हम पार्टी रजिस्टर कराएं। कौमी सियासत में बाबू और यूथ का चर्चा। पाकिस्तान को इस वक्त तजर्बाकार सियासतदानों की ज़रूरत है या नौजवान क़यादत की? आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, जान। उन्होंने जो बात कही है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में कि यंग जनरेशन को हर पार्टी में स्पेस देना चाहिए। जवानों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होते जहाँ पे आके वो काम करें। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो नौजवानों को मौका ही नहीं देते। नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा, वरना एक दफ़ा मौका तो दें, हम देखें नौजवान मुल्क को हमारे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। हमारे पास से यही नहीं खत्म हो रहा ना, बुजुर्ग सारे सियासतदान। सियासत में एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्सपीरियंस हमारे सियासतदान हैं सबको हमने ट्राई किया है, लेकिन नो वन पे बैक नहीं कर सका। नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। जो अभी पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं जितने भी सियासी लोग आ रहे हैं उसमें नौजवान अक्सरियत है। जो सीनियर लीडरशिप है, जो बुजुर्ग हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, मौलाना साहब है, उसको जवानों को एक मौका देना चाहिए, जवानों को सपोर्ट करना चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान रह गए, बस वही अपनी सियासत कर रहे हैं। नौजवान सियासतदान को आगे क़यादत करेगा तो पीछे नौजवान भी आएंगे उनके। MKM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया है। निहाल हाशमी कहते हैं कि नवाज शरीफ के विजन और मुतहरिक MKM की काविशों से आगे बढ़ रहे हैं। सिंध के तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वजाहत अली आबदी की इस रिपोर्ट में।
ان کے وفد کی نہال ہاشمی کی قیادت میں MKM کے مرکز بہادرآباد آمد. سابق وفاقی وزیر سید امین الحق، جاوید حنیف اور اراکین رابطہ کمیٹی نے لیگی وفد کا استقبال کیا. دونوں جماعتوں میں عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی. نون لیگی رہنما نہال ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آئندہ وزیر اعلیٰ سندھ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا ہوگا. سندھ کی تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کا جائزہ لیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد نواز شریف صاحب کے ووٹ اور ان کے اتحادیوں کا مؤثر ووٹ ہے. ہم تقریباً ہر حلقے میں وہاں پہ بھرپور مقابلہ کریں گے پیپلز پارٹی سے، سسٹم کے خلاف، کرپشن کے خلاف. سابق وفاقی وزیر اور رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق بولے، ہماری خواہش ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی روابط کو بڑھایا جائے. جب بھی کوئی الائنس بنایا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے. کہ جب آپس میں اچھے الائنس بنایا ہے اور جسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے اور اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو، ایماندار دیانتدار لوگوں کو آگے لے کر آئے تو وہ الائنس کامیابی کی طرف بھی گیا. اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما علی اکبر گجر، خواجہ غلام شعیب، ناصر الدین اور دیگر بھی موجود تھے. وجاہت علی عابدی، بول نیوز، کراچی. الیکشن سے قبل سندھ میں نیا سیاسی اتحاد تشکیل پانے لگا. سندھ کی متعدد سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع. مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے. ANP، نون لیگ، MKM، JUI، فنکشنل لیگ کی مشترکہ پریس کانفرنس. الیکشن سے قبل تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی. سندھ میں نیا سیاسی اتحاد بنانے کی تیاریاں. نون لیگ، MKM، JUI، فنکشنل لیگ اور ANP ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کو تیار. MKM رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ آپشن نہیں ہے، لیکن ہم آپشن ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے اتنی زیادہ بیڈ گورننس کے باوجود کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. ایک فارمل طریقے سے بات پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کو نا امید کر دیا جائے کہ بھائی کوئی پیپلز پارٹی جو کرے جیسا کرے اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپشن ہیں. نون لیگ رہنما بشیر میمن بولے، الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے. الیکشن کمشنر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا، جھوٹا ایک پروپیگنڈا مشینز پھیلائی ہوئی تھی، وہی آپ ہی کے پیسوں سے، سرکاری پیسوں سے پروپیگنڈا مشین سے چلائی ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگی. GDA رہنما پیر پگارا کے صاحبزادے پیر راشد شاہ نے کہا، سندھ کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ پرانا سسٹم اکھاڑ دیں گے. یہ سندھ کی عوام سے وعدہ کرتے ہیں، جو بھی کرپٹ مافیاز تھے، لینڈ گریبرز تھے، سسٹم والے تھے، جن کے سسٹم آج تک کنٹینیو ہیں، ان سسٹم کو تو برباد کریں گے ہی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جیلوں کے اندر بھیج کے ان کو سزائیں بھی دلوائیں گے. ANP رہنما شاہی سید نے کہا، گزشتہ ادوار میں سندھ کے دیہات اور شہروں میں مظالم ہوئے، یہ اتحاد اسی کی کڑی ہے. یہ اتحاد ایسا ہے کہ یہ جو پچھلے ادوار میں جتنے بھی ظلم ہوئے اس صوبے میں، وہ دیہات میں بھی ہوئے، شہر میں بھی ہوئے، وہ آپ کے سامنے اسی کے کڑی ہے، جو کہ ابھی یہ ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ، ہمارے سب کا موٹیو اور مقصد ایک ہی ہے. رہنما JUI قاری محمد عثمان بولے، آئندہ انتخابات میں یہی اتحاد عوام کی نمائندگی کرے گا. آج ہم ایک ہیں، اتحاد کا مظاہرہ ہم کر چکے ہیں. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ مری سے نواز شریف، مریم نواز یا کسی بھی لیگی رہنما کے الیکشن لڑنے کی صورت میں ان کے مقابلے میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. وہ خود الیکشن لڑیں گے، نہ ہی اپنے بیٹے کو الیکشن لڑائیں گے اور امیدوار کی حمایت جاری رکھیں گے، جبکہ تاہم مسلم لیگ نون کے جلسوں میں شرکت نہیں کریں گے. شاہد خاقان عباسی نئی پارٹی بھی نہیں بنائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. نیب کی ٹیم نے چیئرمین PTI سے 6 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں تفتیش کی. ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر وقار احمد کر رہے تھے. دوسری جانب احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین PTI کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روزہ توسیع کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چیئرمین PTI نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. موقف اختیار کیا کہ چیئرمین توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے. ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کا فیصلہ برقرار رکھا. ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے.
इलेक्शन कमीशन की अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की याद दहानी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान असम्बली 2022 और 23 के गोशवारे 31 दिसंबर तक दे सकते हैं। अरकान असम्बली और पार्लियामेंट अपने और वज़ीर ज़ेरे कफ़ालत अहल खाना की तफसीलात जमा कराएँ। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। काबीना ने 7 मुआहदों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म दौरा कुवैत के दौरान इन मुआहदों पर दस्तखत करेंगे, जिनमें आबी ज़खायर की तोसी, जंगलात की तोसी, IT और फूड के मंसूबे शामिल हैं। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल को कोशिशों की तारीफ भी की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के ताउन का अज़्म दोहरा दिया। काउंसिल ने सरमायाकारी के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। माशी सरगर्मियाँ, रोजगार और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। उन्होंने माशी बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। इजलास में निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और मुतालिका आला हुकूमती अहलकारों ने शिरकत की। कमेटी ने खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लिया। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के मंसूबों का भी जायजा लिया गया। वजारतों ने मुतय्यन शुदा अहदाफ के बर वक्त हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए अब तक के इक़दामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को खतरात हैं, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ को खतरात हैं। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थे। और आपको बताएंगे कि चकवाल मदरसा केस के मरकजी मुल्जिमान कारी ज़िशान और कारी अनीस को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान का 2 रोज़ा रिमांड ख़त्म होने पर उन्हें इलाका मजिस्ट्रेट यासिर बिलाल की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से तमाम तफ्तीश कर ली गई है। इलाका मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जिमान को जेल रवाना करने के अहकामात जारी कर दिए। कराची में पुलिस एहलकारों के डकैत गैंग के खिलाफ तहकीकात। आला पुलिस हुकाम ने सर जोड़ लिए। साउथ और वेस्ट पुलिस के मजीद अफसरान मुअत्तल करने का फैसला। वेस्ट पुलिस को छापे की पेशगी इतला की भी छानबीन होगी। दूसरी जानिब अदालत ने मुल्जिम DSP उमर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 3 मुल्जिमान को 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। औरंगी टाउन डकैती की तफ्तीश का दायरा वसी, मजीद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। आला पुलिस हुक्काम ने सर जोड़ लिए। साउथ और वेस्ट पुलिस के मजीद अफसरान से पूछगछ होगी। मुअत्तल और महकमा जाती कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। वेस्ट पुलिस को छापे की पेश की इत्तला से मुताल्लिक छानबीन भी की जाएगी। मुताल्लिका अहल खाना की शिकायत पर पीर आबाद पुलिस ने कब कार्रवाई की? मुतासरा ताजिर के 15 कॉल करने पर रिस्पॉन्स कब दिया गया? पुलिस ने तमाम जावियों से तहकीकात शुरू कर दी हैं। तीसरी शादी के चक्कर में जान गई। सरगोदा में तीसरी शादी के लिए बारात ले जाने वाला दुल्हा को कत्ल कर दिया गया है। निकाह के वक्त साबिका बीवी के भाइयों की फायरिंग से दुल्हा एहसान जान से गया। शहबाला जख्मी हो गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। इमाम काबा अल शेख सालिह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए रकत अमेज़ दुआ। कहा मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाएं ताकि कोई उनमें दरार ना डाल सके। बैन अफ़राद मुज्तमा व अफ़राद उम्मा फ़यकूनु कल-बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदा। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद ने मुलाकात की। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम, मुसलमानों पर जुल्म सितम की मजम्मत, कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज और काबिल तकरीम है। हरमैन शरीफैन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुकामात हैं। इससे कबल इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा का खुतबा दिया और इमामत की। खुतबे में इमाम काबा का कहना था कि आपस में अखुवत, मोहब्बत और मुसावात को फरोग दें। मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
الجسد بالسهر والحمى. امام کعبہ رواں ہفتے 6 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں ان سے اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آل راؤنڈر عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ عماد وسیم نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں اپنے انٹرنیشنل کیریئر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے لیے درست وقت ہے۔ سپورٹ کرنے پر پی سی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز رہا ہے۔ راولپنڈی میں جاری تربیتی کیمپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرے روز بھی پریکٹس سیشن کیا۔ بلے بازوں نے ماربل کی پچ پر بیٹنگ سے آسٹریلوی وکٹوں کے لیے تیاریوں کی ابتدا کی۔ گرین کیپس کا ٹریننگ کیمپ 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ پاکستانی کرکٹر امام الحق کی شادی کی تقریبات قوالی نائٹ میں شریک سرفراز احمد اور بابر اعظم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سرفراز احمد کے صوفیانہ کلام پر معصومانہ عمل پر بابر اعظم کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ پاکستانی کرکٹر فخر زمان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کے ارادے سے گیا تھا، ڈراپ ہونے کے بعد یہی سوچ تھی کہ موقع ملنے پر کسر پوری کرنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کسی کھلاڑی کا دن ہوتا ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کراچی والے بھی کر لیں تیاری، آئندہ 2 روز کے دوران سردی دے گی انٹری۔ محکمہ موسمیات نے ہفتہ اور اتوار کو شہر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، بارش ہوگی دھواں دھار، شہر قائد کا موسم ہو جائے گا ٹھنڈا ٹھار۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پیش گوئی کر دی، مغربی ہواؤں کی انٹری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہفتہ اور اتوار کو آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ شہری گرم کپڑے نکال لیں، لحاف کمبل رضائیاں دھوپ میں ڈال لیں۔ آئندہ 2 روز میں شہر میں سردی کا اسپیل شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں پارا نیچے جائے گا، کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث حکومت پنجاب نے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے۔ مارکیٹس، جم، سینما گھروں کو 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت دی گئی۔ شہر میں دن بھر کیا صورتحال رہی، یہ جانیں گے بول نیوز کے نمائندے معین زبیر سے۔ جی معین زبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی فضائی آلودگی کے باعث حکومت پنجاب کی طرف سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اس پر آج سختی سے عمل درآمد کروایا گیا۔ پنجاب کے جو 10 اضلاع ہیں ان پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھی اس پر انتظامیہ جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک نظر آئی۔ لاہور کی اگر بات کر لیں تو صوبائی دارالحکومت لاہور میں ضلعی انتظامیہ نے تمام مارکیٹوں کو 3 بجے کے بعد ہی کھولنے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس مختلف مارکیٹوں میں گشت کرتی رہی اور اس بات کو انشور کروائے رکھا کہ کوئی بھی مارکیٹ جو ہے وہ نہ کھولی جائے۔ 3 بجے کے بعد کاروباری سرگرمیاں جو ہے ان کا آغاز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں لاہور کے وہ بھی آج کے روز بند رہے۔ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہے اور جو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس وقت بھی خط کو چھو رہا ہے۔ حکومت پنجاب پوری کوشش کر رہی ہے کہ مصنوعی بارش کا جو پلان ہے اس پر سختی سے اور جلدی سے عمل درآمد کروا لیا جائے تاکہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کسی حد تک کم کیا جا سکے اور جو لاہور کی جو فضائی آلودگی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے معین زبیر، بہت شکریہ۔ ملتان کے گرما گرم چپلی کباب سب کی خاص پسند۔ سرد راتوں میں ذائقے دار چپلی کباب کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ماسن یوسف ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ گرم آئل میں فرائی ہوتے چپلی کباب اور ان سے اٹھتا دھواں شہریوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ میں پشاور تک بھی چپلی کباب کھایا ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی ہے۔ تو یہاں ہم فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، موسٹلی فیملیز یہاں آتی ہیں ہمارے یہاں۔ سرد راتوں میں 40 سالہ قدیم چپلی کباب پوائنٹ پر شہریوں کا رش۔ روزانہ 2 من سے زائد قیمے کے چپلی کباب چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹیسٹ ہے ان کا، زبردست ہے، یہ نہیں بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، پوری فیملی آتے ہیں ہم۔ شہریوں کا کہنا ہے دوستوں یا فیملی کے ساتھ چپلی کباب کھا کر مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے۔ پاک فوج کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی شہادت کو 8 برس بیت گئے۔ مریم مختار نے جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کی، قوم کی قابل فخر بیٹی کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ دنیا بھر میں ٹیلنٹ ڈے منایا گیا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، البتہ مواقع کی قلت ہے اور اس مسئلے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات محمد علی جہاں کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مل سجنا فریاد نے
कहाँ से खोले ने तेरियां याद आने। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दुनिया भर में टैलेंट डे आज मनाया गया। नौजवान आर्टिस्ट कहते हैं हमारे मुल्क में मौके की किल्लत है। मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए आर्टिस्ट की हौसला अफजाई जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकें। अपने सुरों का जादू बिखेरते नौजवान का कहना था कि हमें हुकूमती सपोर्ट हासिल हो तो मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर भी बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी टैलेंट की किसी तौर कमी नहीं है, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म्स की कमी है, जिसकी वजह से अपनी जो है ना अपना टैलेंट, वो टैलेंटेड लोग अपना टैलेंट पॉलिश नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएं। जबकि असातिज़ा ने कहा कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन हम इसको निखारने में नाकाम हैं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है और इसको हम क्लीशे के तौर पर एक बड़े मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और इस टैलेंट को स्पेस भी कुछ देने की हमें ज़रूरत है, जिस पे हम बिल्कुल बात नहीं करते। लेकिन आज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो मेरा टीचर इस हवाले से कोई ट्रेंड नहीं है कि बच्चे के अंदर टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसी हो। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी अक्सर नज़मों में नौजवानों को अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उभारने की तलकीन की गई है। पाकिस्तान की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर इन नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाए, अगर इनके अंदर मौजूद टैलेंट को निखारा जाए तो पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा हो सकता है। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आपने शादी ब्याह में या किसी खुशी के मौका पर फूलों का हार तो लोगों को पहनते हुए देखा होगा, लेकिन सिंध में खुशी के मौके पर फूलों के हार के साथ साथ नोटों का हार भी पहनाया जाता है। मज़ीद जानें इस हवाले से सक्खर से अली खोसू की इस रिपोर्ट में लोग खुशी के मौके पर खुसूसी शादी ब्याह में दुल्हा को फूलों के हार के साथ पैसों का हार भी पहनाते हैं। शहरी रिवायत को जिंदा रखने के लिए नए नोटों के हार के मुख्तलिफ डिजाइन बनवाते और खरीदते हैं। शहरी कहते हैं पैसों का हार कुंडी हमारी सकाफत है। अगर पैसों का हार ना पहनाया जाए तो खुशी की हर तकरीब फीकी फीकी लगती है। जब तक ये कंडी दूल्हे को नहीं पहनाते हैं तो हमें सुकून नहीं आता है, क्योंकि आजकल का रवाज जो हो गया है खाने पीने का, चाहे जितना भी आदमी खर्च करता है मज़ा नहीं आता है। जब तक फूलों का हार और नोटों का हार नहीं पहनावे नहीं उनको मज़ा नहीं आएगा। वैसे तो मेरे भाई की शादी है अभी, ये जब तक हम नहीं देते ना हमें मज़ा नहीं आता। ये हमारी सिंध की सकाफत है। दुकानदार ने बताया पैसों के हार का काम पिछले चंद सालों से शदीद मुतासिर हुआ है। ये भाई पूरे सिंध में माशाल्लाह चलता है। उसके अलावा अभी कम होता जा रहा है महंगाई की वजह से। हमारा जो प्रॉफिट है वो अगले पिछले साल वाला जो है ना प्रॉफिट नहीं रहा है। जहाँ पहले हमारे को 500 दिन में बचता था, एक बात कह रहा हूँ, वो उधर 300 रुपये हमारे को। आज भी अपने प्यारों को खुशी के मौके पे नोटों का हार पहनाने की रिवायत बरकरार है, मगर ये रस्म जिद्दत और महंगाई के बायस दम तोड़ रही है। क्वेटा में इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क पर मुनक़िदा नुमाइश में मुसव्विरों ने अपनी सोच और यादों पर मबनी आर्ट के नमूने पेश किए हैं। आपको बता रहे हैं कि क्वेटा में इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क पर मुनक़िदा नुमाइश में मुसव्विरों ने अपनी सोच और यादों पर मबनी आर्ट के नमूने पेश किए हैं। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आरिफ। क्वेटा में सजी एक रोजा इंस्टॉलेशन आर्ट की नुमाइश में सूबे के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट की यादों को आर्ट की सूरत में पेश किया गया। नुमाइश में माजी में इस्तेमाल होने वाले स्टोव, चक्की का अक्स, बचपन के जूते, पत्थर और दीगर अशिया जिनसे आर्टिस्ट की यादें वाबस्ता थीं, उन्हें इंस्टॉलेशन आर्ट के जरिए नुमाइश की जीनत बनाया गया था। मेरा जो थीम है ये यादों के ऊपर है, मेमोरीज। ये मेरा जो स्टोव है ये तकरीबन 20-25 साल पहले ही यूज़ होता था। ये बहुत पुराना है, मेरे एज से भी ज़्यादा है। मेरा आइडिया था वो ये था कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से निकलकर कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ, जो जदीद आर्ट कहते हैं जिसे, उसकी तरफ आया जाए। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स पेंटिंग, स्कल्पचर जिनमें स्किल ज़्यादा होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसमें आपका थॉट ज़्यादा है। शहरियों ने भी इस किस्म की नुमाइश के इनेकाद को सराहा और आर्टिस्ट के बयानिए की तारीफ की। में आर्ट फॉर्म में इन्होंने बहुत आगाही दिखाई, यानी कि बहुत सारे पैगाम हैं जो सोसाइटी के लिए भी है और एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है। नुमाइश में रखे आर्ट के नमूनों को आर्टिस्ट अपनी सोच और यादों के मुताबिक रोशनास कराना चाहते हैं, जो दौरे जदीद की सहूलतें आने के बाद खत्म होते जा रहे हैं। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, क्वेटा।
गुलकार अमार बेग ने पंजाबी गीत जोगिया रिलीज़ कर दिया है। लाहौर में सॉन्ग लॉन्चिंग की रंगारंग तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोइन जुबैर अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद की सर्द रातों में इन दिनों पेशावरी चपली कबाब और बन कबाब की धूम है। मुख्तलिफ अज्जात से भरपूर चपली कबाब और बन कबाब के साथ तली हुई हरी मिर्च का जायका ऐसा है कि लोग दूर दूर से खींचे चले जाते हैं। मज़ीद देखते हैं गुलाम शबीर की इस रिपोर्ट में। यह है लतीफ़ाबाद 12 नंबर की फूड स्ट्रीट, जहां आजकल पेशावरी चपली कबाब और बन कबाब के चर्चे आम हैं। जायकेदार चपली कबाब खाने वालों का रश शाम से ही शुरू हो जाता है। शहरी अपने अहले खाना के लिए पार्सल भी ले जाते हैं। हैदराबाद में मैं समझता हूँ कि यही एक वाहिद जगह है जिनका एक यूनिक जायका है, एक यूनिक चीज़ लाए ये लोग। चपली कबाब बनाने वालों ने बताया, चपली कबाब कीमे में लीमू का रस निचोड़ कर लहसुन, पिसी हुई अदरक, सब्ज धनिया, अनारदाना, मकई के आटे समेत 22 मुख्तलिफ अज्जा की आमिज़िश से तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ मसाले हैं, तकरीबन इसमें 20-22 मसाले डलते हैं और मसाले वाली मिर्ची है वो हम फ्री देते हैं। गरम तेल की कढ़ाई में अज्जा से भरपूर पेशावरी चपली और बन कबाब चंद मिनट में ब्राउन रंग इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें पुदीने की चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ गुलाम शबीर आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग समुंदर की तह से जुदा हो गया, जिसका हजम लंदन से 2 गुना बड़ा है। ये जनूबी जॉर्जिया के करीब दोबारा ग्राउंड हो सकता है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर ये आइसबर्ग जॉर्जिया के करीब दोबारा ग्राउंड हुआ तो उससे समुद्री परिंदों और आबी हयात को नुकसान पहुंच सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।